हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें मैंने क्लास 10th के वैल्यूम चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ त्रिभुज से लिए हैं, कुछ समांतर श्रेणी से लिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1 से 9 तक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 1 से 9 तक देखिएगा, तो 1 से 9 तक मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इनका समांतर माध्य बताना है। देखो एक सूत्र पहले समझ लो। समांतर माध्य बराबर होता है क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है, कहोगे, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। कई बार इसको लिखा जाता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिएगा समांतर माध्य। अब संख्याएं मेरे पास कौन है? 1 2 3 4 ऐसे लेकर के कहाँ है? 9 तक है। अब इनका एक समांतर माध्य आपको बताना है, तो इनका योग तो क्या हो गई? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं गिनो? कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो अपान में कितने आएंगे? नंबर आएंगे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो ऊपर ऐड करो सबको, कितना आएगा? कहोगे 1 और 2 3 होंगे, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कहोगे 28, 28 और 8 कहोगे 36, 36 9 कहोगे 45। कितना आएगा? 45 अपान 9। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? जब डिवाइड करोगे 9 × 9 = 9 और 9 × 5 = 45, 5 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जो समांतर माध्य आया 1 से 9 तक संख्याओं का, कितना आया? 5 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। BSc वाला कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास जो ला रहा हूँ, जैसे जैसे अगली क्लासें आती जा रही हैं, वैसे वैसे आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें मिलेंगी। यकीन मानिए, जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे ना, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह रहा हूँ, पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस आप यही कहेंगे सर पढ़े हुए आए थे। ठीक फ्रेंड्स, बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। प्रत्येक क्लास में मैं मैथ्स और साइंस की क्लासें भी ला रहा हूँ। जल्द ही मैं थोड़े कुछ समय समय पर हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस की क्लासें लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखते कोई और अच्छा लगेगा। ये लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? अब कौन कौन सी कह रहा है? क्या 3 है, क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 2 है? अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिएगा, अगर आपसे बात की जाए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और अपने से के अलावा किसी भी संख्या से ना कटती। अगर बात की जाए कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या, तो प्रथम अभाज्य संख्या है आपकी 2। देखो, ये पूछे प्रथम अभाज्य संख्या, तब भी यही कहोगे 2। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम सम अभाज्य संख्या, तब भी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? भैया 2 ही, मतलब आंसर 2 ही आएगा। तो देखिएगा, एक अभाज्य संख्या में रखा नहीं जाता है, मतलब 0 रखा नहीं जाता है, 1 भी नहीं रखा जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है नंबर पहले में 3 आंसर है और डी में दूसरा है, तो कौन सा सही होगा? 2 आएगा कि 3 आएगा? देखिएगा, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, पर ये बाद में आती है, पहले कौन आती है? 2। तो अभाज्य संख्या कौन कहोगे आप? डी ऑप्शन जाएगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम आपको बताना है। लासा, देखो लासा निकालने के कई सारे
मेथड है, पर मैं आपको एक ऐसा मेथड फैक्टर गुणनखंड विधि बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वास्तविक संख्या जो पहला है रियल नंबर आपका लेसन, उसमें गुणनखंड विधि पूछता है बार बार। तो इससे आपको उस लेसन की गुणनखंड विधि भी तैयार हो जाएगी, और दूसरा ये है कि अगर आप ये विधि सीख जाएंगे तो आपको मासा निकालना भी आसान हो जाएगा, और तीसरा ये प्रॉफिट रहेगा कि आपको गुणनखंड भी आने लगेंगे। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं 15 के फैक्टर करता हूं। 15 को मिनिमम, क्या 15 2 से कटता है? नहीं। 15 के जो गुणनखंड होते हैं 3 कामा 5, क्योंकि सर ये कैसे आते हैं मुझे नहीं पता है, तो देखो थोड़ा सा, ये 15 लिखा है, इसको 1 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 ही से कटेगा, तो 3 पच्चे 15। अब 5 से किसको काटोगे? 5 से 5 को काटोगे तो 1 आएगा। तो 15 के फैक्टर कितने आ गए? 3 और 5, यही मैंने देखो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब मुझे 18 के ऐसे ही करने हैं। 18 के जब करने हैं तो कितने से काटोगे? तो 2 से कट जाएगा, हाँ, 2 9 18, 3 से काटो, 3 तरह का 9, फिर 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 18 के जो गुणनखंड आ गए हैं, तो ये कितने आ गए हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही फिर 24, 24 के करने हैं, तो 24 के कर लेते हैं। तो 24 के गुणनखंड 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 12, फिर 2 से काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आएगा। तो 24 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनको ऐसा करते हैं हम लोग, घातों में डिवाइड मतलब बना लेते हैं। तो 3 की घात कितनी है? कहोगे 1 ही है। 5 1 ही है, तो 5 की घात भी कितनी होगी? 1। अब 2 कितने हैं? 1 है, तो 2 की घात 1 ही होगी, गुणे। अब इसमें 3 कितने हैं? 3 2 बार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर 2 कितनी बार है? क्योंकि 2 3 बार आया है, तो 2 की घात 3, गुणे 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 बार। अब हमको निकालना है एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, इसमें जो आपको निकालना हो लासा, तो आपको जो अभाज्य हैं 2 3 5, इनकी क्या लेनी होगी आपको? मैक्सिमम घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी है? तो अब देखो इन सारे में, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो जो मैक्सिमम घात हो 2 की घात 3 वाले लेंगे। ठीक है, और 3 है इसमें, हाँ, 3 घात 2 3 घात 1 और कहीं है नहीं, तो 3 घात मैक्सिमम कितनी है? 2, तो 3 घात 2 आ जाएगा। अब 5 घात 1 और कहीं है नहीं, तो 5 घात 1 आ जाएगा। तो अब इसका लासा कितना हो जाएगा? इस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूनी 8, गुणे 3 की घात 2 का मतलब 3 तरह का 9, 5 घात 5, तो अब कैसे आएगा? देखिएगा, 5 का 8 में कराओ, 8 पन 40 हो जाएगा, गुणे 9। तो 9 का 4 में करो, 9 चौके 36, एक जीरो और लग जाएगा, 360 आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ए नहीं होगा, ना ही बी होगा, और ना ही सी होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है भैया, चौथा नंबर है, क्या कह रहा है? समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग। आपको इक्वेशन दी है 5x² - 3x + 2 = 0। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो जो 2 3 डाले हैं मैंने, अगर वो देखे होंगे, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था वहां पर भी। एक द्विघात समीकरण दी थी और मूलों का योग पूछा था। देखिएगा, जो द्विघात समीकरण है ये समझो, द्विघात समीकरण है, जो अगर पूछे मानक वाली, जो मानक होती है, तो कहोगे होती है ax² + bx + c = 0। अब इसके अगर द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होते हैं? कहोगे 2 होते हैं मूल। तो मान लेते हैं कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग जो होता है, योग जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? -b/a। और गुणनफल जो होता है, फ्रेंड्स लिख लीजिएगा, मैं ये सूत्र लिख रहा हूं इसीलिए कि आप भी लिख लें, ये होता है c/a। c का मतलब जिसके साथ x y z ना होता हो, चर अचर होते हैं, तो अचर अपान ए होता है। चलिएगा, अब ये द्विघात समीकरण हो गई। अगर इसमें और इस वाली से कंपेयर करें आपस में, इससे, तो a का मान कितना आएगा? कहोगे सर 5 आएगा। b का मान कितना आएगा? देखो यहाँ x के पास -3 है, यहाँ x पास b है, तो b का मान कितना आएगा? -3। ऐसे ही c का मान जिसके साथ x नहीं है वो c है, यहाँ x नहीं है वो 2 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब मूलों का योगफल, योग बराबर क्या होता है? तो योग बराबर होता है -b/a। माइनस b का मान कितना है? -3, तो -3 लिख दो, अपन a का मान कितना है? 5। तो क्या आ जाएगा? माइनस का माइनस में गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा, 3/5। तो आंसर आएगा 3/5। कौन सा ऑप्शन है? 3/, पहला ही ऑप्शन है भैया, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो
देखिए इन सब बातों को आप नोट डाउन करते रहेंगे भैया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं बेस पे क्वेश्चन आने हैं। चलो, कह रहा है बिंदुओं ए जो है -2, 6 और बी बिंदु है वो -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। एक रेखा लो बना देते हैं, ये लो एक रेखा हो गई, इसका ये सिरा है ए और लास्ट वाला अंतिम सिरा को रख देते हैं हम लोग बी। अब ए के निर्देशांक है -2, 6 और बी के निर्देशांक है -2, 10। अब कह रहा है इन रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु, इसका जो बीचों बीच में क्या बिंदु मान लो होगा कौन, एम। अब एम के निर्देशांक पूछ रहा है तो मुझे पता नहीं एम के निर्देशांक, तो एम के निर्देशांक मान लो, अब भाई कुछ तो मानना पड़ेगा आपको, तो एम के निर्देशांक मान लो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, तो अब एक मैं आपको सूत्र बता रहा हूं भैया, फिर समझो सूत्र। सूत्र क्या होता है, एक ये रेखा होती है, ये मान लो कोई ए है, ये बी है और इसको पॉइंट एम मान लेते हैं, तो या इसके निर्देशांक x1 और y1 माने जाते हैं, इसके निर्देशांक x2 और y2 होते हैं, कॉमा लगाते रहना भैया, और इसके निर्देशांक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होता है। तो कैपिटल एक्स बराबर होता क्या है, फिर कहोगे सर कैपिटल एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही कैपिटल Y बराबर भी होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये भैया सूत्र है निर्देशांक, ये आपको याद करना है। ये क्या है, निर्देशांक मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अब आपके पास जो बिंदु दिए हुए रेखा, भाई ये रेखा दी है मैंने बताया, ये वाली सामने देखिएगा। तो अब ये x1 है, अब यहां से पूछा जाए तो x1 y1, भाई ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2। एक जरा सा भैया थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, नहीं तो सब समझ नहीं पाओगे। ये देखो, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अगर बात की जाए तो ये है, इसको मान लेते, थोड़ी देर कल्पना करो, ये x1 है, ये y1 है, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो। तो सूत्र क्या होता है भैया, x के निर्देशांक जो हैं क्या होंगे, x के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 का मान कितना है, कहोगे सर -2 है, तो -2 प्लस x2 का -2 फिर है, तो -2 अपान 2 होता है। तो -2 को ऐड करोगे तो माइनस का 4 अपान 2 क्या आएंगे, बताइएगा भैया क्या आएंगे निर्देशांक। भैया आएंगे -2। ये ऑप्शन आपको नहीं देखना भैया, ऑप्शन गलत है, मैंने दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए थे भैया, थोड़ा टाइपिस्ट में गड़बड़ है, ये सब ऑप्शन नहीं देखेंगे आप। चलो, और आप कैपिटल वाई का मान तो होता है y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का मान कहोगे 6 सर, ठीक है, प्लस y2 का मान 10 है बाई 2, तो कितना आएगा 16 अपान 2, कितना आएगा 8। तो आप कहोगे, हम लिख देते भैया, देखो आंसर लिख देते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है भैया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माना था, तो कैपिटल एक्स का मान कितना है -2, कैपिटल वाई का मान कितना है 8, तो आंसर कितना आएगा भैया -2, 8 भैया, ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत किसी को ना। चल अगला कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी जल्दी से। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात बताओ। दो समरूप त्रिभुज, ये लो एक त्रिभुज ए बी सी बना दिया, इसके समरूप जो ऐसा ही दिखने में हो, मान लो पी क्यू आर। तो आप कह रहा है इनमें संबंध क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल और भुजाओं में संबंध क्या होता है, मैं ये नोट डाउन कर देता हूँ। चलिए आप सभी लोग नोट करिएगा, क्या होता है सूत्र, होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इधर लिख दो, कोई एक भुजा हो, भुजा एक भुजा बटे इस भुजे की एक भुजा होनी चाहिए, ये एक भुजा होगी वो किसकी होगी, ए बी सी की होगी, ये किसकी होगी, पी क्यू आर की होगी।
अब इन दोनों में अभी सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आप क्या कहेंगे, इधर होता है भुजाओं का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। तो सूत्र क्या निकल के आया है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि 4:9 है, तो यहाँ आ जाएगा 4:9। इसकी कोई भुजा एबीसी की मान लो ए बी लो, बटे इसकी एक भुजा उसी अनुपात में मान लो पी क्यू, जो दिए ही है भैया। भाई ये वाली मैंने भुजा इसकी ले ली ए बी, तो इसकी भुजा यही पी क्यू ले ली। अब हमें ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात। तो क्या करिएगा, यहां से बार घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां लग जाएगा √4/9 आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू में। तो ए बी बटे पी क्यू का मान हम इधर थोड़ा सा अब आगे लिख रहे हैं, देखिएगा ए बी अपान पी क्यू। अब देखो रूट से 4 से क्या आएगा बाहर 2, और 3 से बाहर क्या है, 9 से बाहर क्या आएगा 3। तो ए बी अपान पी क्यू, या कह सकते हो ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 2:3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहले भी है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, और ना ही डी होगा, ये ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ में नहीं, वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आने वाला आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा क्लास आ चुकी है। चलिए, कह रहा है यदि tan x बराबर 3 cot x है तब x का मान, कह रहा है tan x बराबर 3 cot x, तो आपको x का मान बताना है, तब आपको x का मान ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan x बराबर 3, cot x को क्या लिख सकते हो, 1/tan x। अगर ये tan x हटाओगे तो कहाँ आएगा, tan x के पास, तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3। तो अगर हम बात करें tan x बराबर कितना आएगा, तो कहोगे √3 आएगा, भाई स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि tan x में √3 मान कितने का होता है, तो कहोगे tan 60 अंश का होता है। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। देखो भैया x बराबर कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी भी तो नहीं है, ना सी है ऑप्शन, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन है भैया, ए ही ऑप्शन सही है। तो कहोगे ए ऑप्शन के जाएगा 60 अंश, ये आंसर होगा भैया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, एक भैया चांद है, ये लो अर्धवृत्त के आकार का, इधर बना देते हैं, ये लो चांद, देख लो भैया चांद ऐसा ही होता है। पर अर्ध क्या का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास बताओ। कहने का मतलब एक वृत्त होगा, उसको काट करके ये बनाया गया है, ये लो, ये क्या है, व्रत है। इसे क्या कहो, इसे चाहे चांद कहो, चाहे इसे आप जो कह रहे हो क्या कह सकते हो, अर्ध व्रत कह सकते हो। अब देखो व्यास इसका और ये इसका जो है, ये दोनों में सेम है, इसका नाम ए बी रख देते हैं, ये भी ए बी होगा, लंबाई भी समान होगी। अब आपके कह रहा अर्धवृत्त का परिमाप, तो होता क्या, इधर नोट करो पहले, आपसे कह रहा अर्धवृत्त का परिमाप। देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr, पर यहां पर क्या होगी, अर्ध परिधि कह सकते हो आप, अर्ध परिधि और प्लस क्या होगा व्यास। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36, तो यहां लिख लोगे 36 बराबर देखो परिधि होती है 2πr। अब आधा वृत्त है इसलिए आधी परिधि, तो बटे में क्या लगाओगे 2, प्लस व्यास क्या होता है 2r। जब मैंने इसकी त्रिज्या मान रखी है भैया, याद रखना त्रिज्या क्या मैंने मानी है r, तो अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा सर r मिल जाएगा, तो यहाँ से r हम इधर लिख लेते हैं, r कॉमन मिल जाएगा, बचेगा पाई प्लस 2 बराबर कितना आएगा 36। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कट गया, तो यहाँ से r इधर लिख देते हैं। अब r ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36, फिर r लिखते हैं, लासा ले लीजिए कितना मिलेगा 7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और 22 कितना होता है 36 बराबर 36। तो r बराबर क्या हो जाएगा, उधर 36 लिखा है, ये 7 बटे में था तो ऊपर जाएगा,
और 36 ऊपर था तो कहाँ जाएगा, पान में। 36 से 36 कैंसिल, तो आर बराबर 7 है त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। व्यास क्या होता है, कहोगे 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, 7, कितना आएगा, 14। आंसर नंबर कौन सही है, ए ना भैया, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ये सही भैया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। एक बेलन बनाना है भैया, बना देते हैं, सही बन जाना चाहिए भैया, ऐसा ना हो गड़बड़ बन जाए। ये क्या बनना है भैया, इससे क्या कहोगे आप, ये है भैया बेलन, एक शंकु बनाना है, ये लो, इसे कहोगे आप लोग शंकु। कह रहा है त्रिज्या तथा ऊंचाई, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या अगर आर मानोगे तो इसकी भी त्रिज्या ही क्या होगी, आर, क्योंकि समान। ऊंचाई भी, अगर इसकी ऊंचाई आप एच मान लो तो इसकी भी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करो, ये वाली, ये भी क्या हो जाएगी, एच ऊंचाई हो जाएगी। अब आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो मान लो, माना यही लिख देते हैं, माना ये बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं v1, और शंकु के आयतन को क्या मान लेते हैं, माना शंकु का जो आयतन है क्या है, v2, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे v1 अपान v2। v1 क्या है, फिर बता रहा हूं मैं, v1 जो है वो बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहोगे पाई आर स्क्वायर एच बटे, शंकु का आयतन क्या होता है, कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो आर बराबर है दोनों के, एच भी दोनों के बराबर हैं, अब क्या होगा, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएंगे, कैसे, ऊपर कितना बचा, 1/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो आ जाएगा 3/1, तो v1 अपान v2, 3/1, या इसे कह सकते हो v1 अनुपात v2, 3:1, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना है, 3:1 आएगा भैया। कौन सुबह सुबह याद कर रहा भैया, 3:1। बताओ फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है ना, मजा नहीं तो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा, पर कुछ अपनी सहभागिता तो दीजिएगा। देखो ये आपको ऑप्शन बताना है, 10वां नंबर में है, कह रहा है निम्न में बनी आकृति, नीचे 3 आकृतियां बनी हुई हैं, एक ए नंबर पे, एक बी नंबर पे और एक सी नंबर पे, कह रहा है आकृति जो समकोण त्रिभुज है वो बताना है, इन तीनों में ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर, कौन सी आकृति जो है क्या है, कह रहा है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए नंबर वाला है कि बी नंबर वाला है कि सी नंबर वाला है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है। भैया बस क्लास आज की समाप्त होती है, अब देखिए कितने अच्छे से लगे, अगर आप लोग बताइएगा तो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, और ये पीडीएफ में भी डाल दिया करूंगा, जिससे क्या होगा, आपको नोट डाउन करने में भी बहुत आसानी होगी, आप पीडीएफ से आराम से पढ़ लिया करेंगे, सर कैसे या कहाँ से कैसे लगाते हैं, कैसे लगा रहे हैं सर, कहाँ पर क्या किया है, नहीं जल्दी जल्दी में समझ में आता है। देखिए अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है क्लास, तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, यकीन मैं दिलाता हूँ, यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए, तो अपनी ये क्लास को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मैं अच्छा एक सूचना और आपको दे देता हूँ जानकारी, कि मैं जल्द ही ये देखो बुक आज ले आया, ठीक है, गणित की। अब आप लोग बताइएगा, मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब एक एक टॉपिक करके पढ़ाने वाला हूँ, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक मैं उनको निपटाऊंगा, जो 2-2 क्लास में समाप्त होने वाले हैं। बताओ, समांतर श्रेणी पहले पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, रियल नंबर, कमेंट करके बताओ, तीनों में से जिस विषय के ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस सब्जेक्ट को पहला वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा करिए कमेंट, देखते हैं कौन करता है।
पढ़ना चाहता है कौन सा सब्जेक्ट। चलिएगा भैया, क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके, बाय।